ओम नमस्ते जी। यूनिट 8 थेरेप्यूटिक योगा से संबंधित 2 कक्षाएं हमारी पूरी हो चुकी हैं। आज तीसरी कक्षा प्रारंभ करते हैं दिसंबर 2018 के प्रश्नों से। प्रश्न है एंजाइना पेक्टोरिस रोग में वक्ष प्रदेश मतलब जो आपका थोरेसिक कैविटी है, छाती का एरिया है, उसमें दर्द होता है। तो इस पंक्ति में इन्होंने एंजाइना पेक्टोरिस रोग को डिफाइन कर दिया कि उसमें होता क्या है कि वक्ष प्रदेश में या छाती में दर्द होता है। तो ये किससे संबंधित है? तो एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट से संबंधित रोग है। हार्ट के जैसे ये 4 चैम्बर है, आपके ऊपर वाले एट्रियम है, नीचे वाले वेंट्रिकल है। तो हमें पता है कि हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं जो शरीर के अलग अलग सिस्टम में ब्लड का फ्लो कराएंगी, ब्लड की आवश्यकता की पूर्ति करेगी। इसी में से ही एक आर्टरी जो निकलती है वो दोबारा हार्ट की तरफ आती है। वो किस लिए? कि हार्ट के अलग अलग लेयर है, उसमें एक लेयर है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से हार्ट पंप करता है। मतलब हार्ट के अंदर काम करने वाली जो मेन मसल है आपकी कार्डियक मसल है। और कार्डियक मसल किस भाग में, किस लेयर में मिलती है? मायोकार्डियम में। तो इनको भी ब्लड का फ्लो चाहिए काम करने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए या न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई चाहिए। यदि वो सप्लाई बाधित हो जाएगी तो ये मसल्स काम करना बंद कर देंगे। और वो जो सप्लाई है जिस आर्टरी के द्वारा होती है उसको कहा कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में यदि प्लग फॉर्मेशन हो या किसी कारण से ब्लड का फ्लो कम हो गया, तब ये आपका एंजाइना पेक्टोरिस की स्थिति बनती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी में रक्त प्रवाह की यदि कमी हो जाए तो वक्ष प्रदेश में या छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, गाउटी आर्थराइटिस का कारण क्या है? गाउट एक प्रकार का जॉइंट पेन होता है या जॉइंट से संबंधित बीमारी है। इसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन वाली आर्थराइटिस। और इसका मुख्य कारण होता आपका एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। जो आपके जॉइंट्स हैं, उस जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वे इकट्ठे होने या एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। और यूरिक एसिड किससे बनता है आपका? ये प्यूराइन से बनता है। नाइट्रोजन बेस्ड कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो डीएनए और आरएनए के अंदर पाए जाते हैं, उनको प्यूराइंस कहा जाता है। और उन प्यूराइंस का जब ब्रेक डाउन होता है कुछ सेल के अंदर, उस ब्रेक डाउन के होने पर आपका यूरिक एसिड बनता है। और वो यूरिक एसिड ब्लड के अंदर मिल जाता है। और वो जब किडनी में पहुंचता है तो किडनी उस यूरिक एसिड को पूरा का पूरा बाहर निकाल देती है यूरिन के माध्यम से। यदि यूरिक एसिड ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाए तो किडनी से वो बाहर नहीं निकलेगा, वो ब्लड में रहेगा। ब्लड से होता हुआ धीरे धीरे आपके जॉइंट्स पे पहुंचेगा और वहां पे छोटे छोटे उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और वही आपके बहुत सीवियर पेन उत्पन्न करते हैं। उसको गाउटी आर्थराइटिस कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये है सीरम यूरिक एसिड का बढ़ना। थर्ड ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है, एपिडेमियोलॉजी के ट्रायंगल में क्या सम्मिलित नहीं है? एपिडेमियोलॉजी को महामारी कहा जाता है। तो जहां भी महामारी होती है तो वहां पे 3 का ट्रायंगल आपका बनता है। उस ट्रायंगल में कौन कौन से होते हैं आपके? एक एजेंट होता है, एक आपका होस्ट होता है, और एक होता है आपका एनवायरमेंट। ये 3 ट्रायंगल कहे जाते हैं। एजेंट तो वो हो गया जो रोग को उत्पन्न करेगा। कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है। रोग को उत्पन्न करने वाला या रोग का जो कारण है, दैट इज एजेंट। होस्ट हो गया जहां पर वो इफेक्ट करेगा। होस्ट मतलब कोई व्यक्ति या कोई पशु जिसको वो एजेंट अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, या अपना वायरस बैक्टीरिया वहां पर छोड़ के जाएगा, उसको हम होस्ट कहेंगे। और तीसरा होता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब वो सब परिस्थितियां जहां पर दोनों कंबाइंड होते हैं, मतलब एजेंट होस्ट के संपर्क में आता है। उन परिस्थितियों को, पर्यावरण को हम एनवायरमेंट कहते हैं। तो इन 3 के कॉम्बिनेशन से ही महामारी आपकी बढ़ती है। तो त्रिकोण में एजेंट भी होता है, एनवायरमेंट भी होता है, होस्ट भी होता है, रिस्क फैक्टर नहीं होते। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा था कि ट्राइंगल में क्या नहीं आता है।
किन योगाभ्यासों का थायराइड ग्रंथि पर सीधा प्रभाव पड़ता है? थायराइड जो ग्लैंड है हमें पता है हमारे गले में पाई जाती है, तो वो योगाभ्यास जो गले की मसल्स को या इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, वो आपको प्रभावित करेगा। तो कौन-कौन से हैं, जैसे सर्वांगासन, क्योंकि सर्वांगासन में हम पैरों को, शरीर को ऊपर उठाते हैं और गले पे प्रभाव पड़ता है, तो थायराइड ग्लैंड पे प्रभाव डालेगा। नौकासन का प्रभाव पेट पे रहता है। पहले प्रश्न आया था पेट को कम करने के लिए या फैट को कम करने के लिए नौकासन योग्य है। जालंधर बंद का भी पूरी तरह गले पर प्रभाव पड़ता है, तो ये भी थायराइड ग्रंथि पे प्रभाव डालेगा। पादहस्तासन है, ये पेट पे या स्पाइन पे प्रभाव डालता है, इसका गले पे प्रभाव नहीं है। तो दो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, पहला और तीसरा। फर्स्ट एंड थर्ड मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज के निम्नलिखित में से क्या कारण होते हैं? हमें पता है दो प्रकार की डायबिटीज होती है, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। ज्यादातर जो लोगों में डायबिटीज मिलती है वो टाइप 2 है। टाइप 1 वाली रेयर मिलती है, बहुत कम लोग होते हैं। तो इसका कारण क्या है? ये किस कारण से होती है? ऑटो इम्यून डिजीज है, कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के जो सेल्स हैं आपके, बी सेल, टी सेल या लिम्फेटिक सेल्स हैं, वे किसी कारणवश गलत रूप में स्टिमुलेट होके शरीर की ही हानि कर देते हैं। तो पेनक्रियाज के जो बीटा सेल हैं, जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे इंसुलिन का बनना ही बंद हो जाता है। उसको टाइप 1 ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे टाइप 2 के बारे में पूछ रहे हैं, तो टाइप 2 के कारण क्या है? तो ये हटा दो फोर्थ वाला, क्योंकि बीटा कोशिकाओं का स्व प्रतिरोधी नाश, ऑटो इम्यून, ये टाइप 1 में आता है। और फोर्थ हटाते ही आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ये भी हट गया, ये भी हट गया, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट है आपका तनाव, स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस में मैंने पहले बताया था, स्ट्रेस में कोर्टिसोल हार्मोन है आपका, वो सिक्रीट होता है, या एपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है, और ये ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाते हैं। और ग्लूकोज का बढ़ना मतलब डायबिटीज का बढ़ना। या व्यायाम की कमी, आपके ब्लड में ग्लूकोज है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ग्लूकोज का लेवल आपका बना रहेगा। एक्सरसाइज करने से क्या है, ग्लूकोज एनर्जी बनाने में यूज हो जाता है, तो उसकी मात्रा ब्लड के अंदर कमी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो मुख्य कारण है आपके, तनाव और एक्सरसाइज की कमी। ध्यान के माध्यम से शांत होना, इससे डायबिटीज नहीं होती, तो लाभ ही करेगा आपका। तो फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। लंबस स्पॉन्डिलोसिस में कौन से आसन निषिद्ध हैं? पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का आया था आपका, अब लंबर का आ गया। मैंने बताया था स्पाइन में यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, आगे झुकने वाले आसन से मना है। और कौन से करने चाहिए? पेट के बल लेटकर और पीछे की तरफ उठने वाले आसन, वे स्पाइन में लाभ करेंगे। जैसे पादहस्तासन मना है, भुजंगासन अच्छा रहता है, अर्ध चक्रासन अच्छा रहता है, पूर्ण चक्रासन की बजाय अर्ध चक्रासन अच्छा है। पवनमुक्तासन है, इसमें भी आगे की तरफ झुकना पड़ता है। झुकना भी नहीं पड़ता तो पैर मोड़ने पड़ते हैं, और उसको अच्छा नहीं माना जाता, कुछ लोग कराते हैं, लेकिन यहाँ पे और कोई बेटर ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो इसको भी आप डिनाई कर सकते हैं। तो पादहस्तासन और पवनमुक्तासन, ये दो आसन निषिद्ध हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस रोग का नाम बताएं जिसका योगाभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली उसको क्योर किया जा सकता है। हार्ट डिजीज है, इसमें योगाभ्यास कुछ रिलीफ कर सकता है, लेकिन क्योर नहीं कर सकता, उपचार नहीं हो सकता। हर्निया का भी यही है। डायबिटीज, वो भी टाइप 1, ये तो ठीक हो ही नहीं सकती, ऐसा मानते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, इससे कई बार आपका प्रश्न बनता है। इसको हे फीवर भी कहा जाता है। हे बोलते हैं जो घास फूस आदि के छोटे छोटे कण हैं, ये जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको आप हे कह सकते हो। उनके एलर्जी के कारण से जो आपके रीनो, नोज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। तो ये एक प्रकार की एलर्जी है। तो यदि हम यौगिक क्रियाओं के द्वारा उस मल को बाहर निकाल दें, शुद्धिकरण कर दें, क्योंकि यौगिक क्रियाएं शुद्धिकरण करती है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, डी ऑप्शन। विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में कौन से आसन निषिद्ध हैं? इसमें जो आसन इन्होंने स्वीकार किए हैं, तो मेरा लॉजिक उन पे ठीक से काम नहीं कर रहा है। इन्होंने कौन से निषिद्ध माने हैं? एक तो त्रिकोण आसन निषिद्ध माना है, और एक पाद हस्तासन निषिद्ध माना है।
और कौन-कौन से कर सकते हैं कुक्कुटासन, जबकि मेरी दृष्टि से मुझे ठीक नहीं लग रहा, जो मेरी सेंस काम कर रही है। कुक्कुटासन में मसल्स जो होती पेल्विक जो मसल्स हैं आपकी या पेट की जो मसल्स में उसमें ऊपर की तरफ खिंचाव होता है। उसकी खिंचाव होने से जो भी मल होगा वो ऊपर की तरफ खिंचेगा, तो कॉन्स्टिपेशन में आराम नहीं मिलेगा। सर्वांगासन है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में हमें बोवल मूवमेंट करनी है। बोवल मूवमेंट जिससे हम इंटेस्टाइन को दाएं बाएं मूव करें या कोई गति करें जिससे जो मल है वो आगे की तरफ मूव कर जाए। सर्वांगासन में हम पैरों को ऊपर उठा रहे हैं तो वो नीचे की तरफ उल्टा मूव हो जाएगा, सिर की तरफ आएगा। तो ये भी ठीक नहीं लगता, लेकिन उन्होंने जो स्वीकार किए हैं आपके निषिद्ध वालों में, वे यही किए हैं कि ए और सी ये निषिद्ध है और ये कर सकते हैं। तो मुझे उल्टा लगता है, कुक्कुटासन और सर्वांगासन जो है आपके, ये निषिद्ध होने चाहिए कंपैरेटिवली इन दोनों के। उनकी अपेक्षा कुक्कुटासन और सर्वांगासन की अपेक्षा त्रिकोणासन पादहस्तासन फिर भी लाभ कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में। कुक्कुटासन सर्वांगासन मुझे लगता है कि निषिद्ध होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखें इन्होंने जो स्वीकार किया है ऑफिशियल आंसर की में, वो ए और सी को निषिद्ध माना है। मैचिंग के लिए कहा है, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज से पहले भी प्रश्न आया था कौन सा आसन करना चाहिए इसमें, अर्धमत्स्येंद्रासन। याद रखिएगा ये कई बार पहले भी आया है। ब्रोंकियल अस्थमा, तो अस्थमा ही कह सकते हैं सिंपल, आपका जो ब्रोंकियोल्स होती है वहां पर आपका अस्थमा की स्थिति बनती है। तो जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग होने से उनका जो एयरवे का डायमीटर था वो नैरो हो जाता है, इससे श्वास लेने में दिक्कत आती है। उसमें श्वास ऐसा लगता है कि नहीं लिया जा रहा है, चेस्ट में टाइटनेस महसूस होती है, उसको ब्रोंकियल अस्थमा कहा जाता है। सिंपल अस्थमा भी आप कह सकते हैं। कारण आदि पूरी तरह से नहीं पता है वास्तव में क्या कारण है, कुछ जेनेटिक और एनवायरनमेंट की कॉम्बिनेशन से माना जाता है कि अस्थमा होता है। तो अस्थमा हमें पता है कि थोरेसिक कैविटी का एक रोग है, और गोमुखासन आपका पहले भी आया था, अलग रोग में आया था। गोमुखासन का प्रभाव अपर बैक में और इसमें जो थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट वाला पार्ट है, वहां पर प्रभाव पड़ता है। तो तम का श्वास या ब्रोंकियल अस्थमा में गोमुखासन कर सकते हैं। लंबस स्पॉन्डिलोसिस स्पष्ट दिख रहा आपका, ताड़ासन, क्योंकि मस स्पॉन्डिलोसिस में स्पाइन में दिक्कत है, और ताड़ासन में जब हम ऊपर की तरफ शरीर को खींचते हैं तो स्पाइन आपकी खिंचती है, उससे ब्लड का जो फ्लो होगा नर्व के अंदर, या सॉरी कह रहा हूँ कि जो आपकी नाड़ियां निकलती है या नर्व जो दबी हुई रहती है, वो आपकी ठीक हो सकती है। तो इसका सी का आपका थर्ड आ जाएगा। माइग्रेन ब्रेन से संबंधित है और शवासन हमारे ब्रेन को शांत करता है, तो डी का आप सेकंड कर सकते हैं। आगे रोग है, उनमें निषिद्ध अभ्यास कहें कि किस रोग में कौन सा अभ्यास नहीं करना है। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक बोलते हैं आपके स्टमक को, तो स्टमक में यदि अल्सर है, अल्सर का अभिप्राय आप कह सकते हैं कि वहां पर एसिड अधिक बन रहा है, तो उसमें हमें इस तरह की क्रियाएं करनी है जिनसे कम बने। और यदि कोई ऐसी क्रिया करते हो जिससे वो स्टिमुलेट होके HCl का सिक्रीशन या और जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस है उनका सिक्रीशन बढ़ता है, तो अल्सर बढ़ सकता है। तो वस्त्र धोती जो है इसमें निषिद्ध कहा जाता है। वैसी कोई दिक्कत है चेस्ट आदि में तो वस्त्र धोती लाभ करती है, या उस स्टमक में और कोई दिक्कत है, अल्सर में घाव आपके बढ़ सकते हैं क्योंकि वहां पे सोर या लीजन तो पहले ही है, आपने फिर वस्त्र धोती कर दी तो वस्त्र के लगने से वो घाव आपके बढ़ सकते हैं, तो निषिद्ध है। डिस्क के संदर्भ में कोई दिक्कत है आपकी तो आगे झुकने वाले बंद है, तो शशांक आसन में हम आगे की तरफ झुकते हैं, तो ये शशांक आसन नहीं करना चाहिए। अवसाद डिप्रेशन को कहा जाता है। तो दो तरह के रोग हैं आपके, एक डिप्रेशन होता है, एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस में क्या है, चिंता होती है, माइंड हाइपर एक्टिव होता है, मस्तिष्क में विचार बहुत ज्यादा चलते हैं। डिप्रेशन में क्या है, आपका विचार का फ्लो कम हो जाता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, या एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो दोनों में यौगिक क्रियाएं अलग है। स्ट्रेस में तो हमें इस तरह की यौगिक क्रियाएं करनी है जो मन को शांत करे, जिसमें ध्यान कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं। ये सब मन को शांत करने वाली क्रियाएं हैं, स्ट्रेस के लिए अच्छी है। यही सारी क्रिया डिप्रेशन में मना की जाती है। डिप्रेशन में पहले एनर्जी लेवल लो है,
यदि आप और लो वाली एक्सरसाइज करेंगे तो डिप्रेशन बढ़ सकता है। यहाँ पे तो इस प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए जो आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाए, जैसे भस्त्रिका, भस्त्रिका कर सकते हैं या कपालभाति कर सकते हैं, जो क्रियात्मक चीजों को बढ़ाएं। तो डिप्रेशन में आपको या अवसाद के अंदर शवासन बंद, शवासन नहीं करना है। और हाई बीपी है, ये पहले भी आया था हाई बीपी का, इसमें कपालभाति नहीं करना। कपालभाति क्या करेगा, आपके हार्ट पे एक अतिरिक्त प्रेशर डालेगा जिससे बीपी आपका बढ़ सकता है। तो ये मैचिंग कर लेना, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है गर्भावस्था के थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान निम्नलिखित में से कौन से आसन वर्जित है। वर्जित मतलब नहीं करने चाहिए। हमें थर्ड ट्राइमेस्टर में जो गर्भ है, गर्भ बड़ा होता है, पेट बढ़ जाता है आगे की तरफ, हमें इस तरह के आसन नहीं करने हैं जो पेट पर दबाव डालें। जैसे पश्चिमोत्तान आसन है, पेट पर दबाव डालता है, नहीं करना है। पवन मुक्तासन है, पेट को दबाव डालता है, ये भी नहीं करना है। तो दोनों आसन निषिद्ध है। मार्जारी आसन कर सकते हैं, भद्रासन, ये जिसको तितली आसन भी कहा जाता है, ये दोनों किए जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों आसनों को नहीं करना चाहिए। सी और डी, डी ऑप्शन होगा। जून 2020 के प्रश्न देखिए, एंजाइना का प्रत्यक्ष कारण है। एंजाइना पेक्टोरिस से पहले भी प्रश्न आया था शुरुआत का, उसमें पूछा था कि एंजाइना पेक्टोरिस किसके कारण से होता है। तो कोरोनरी आर्टरीज में जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तब एंजाइना होता है। यहाँ पे एक कॉमन सेंस का प्रश्न पूछा कि एंजाइना का प्रत्यक्ष कारण क्या है। उम्र बढ़ने के साथ भी हार्ट की जो पंपिंग की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, उससे भी एंजाइना की दिक्कत होती है। नींद ठीक से नहीं आती, उससे भी दिक्कत होती है। ये जो व्यक्ति बेचैन रहता है, स्ट्रेस में रहता है, उसके कारण से भी हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। ये तीन कारण है। आधुनिक जीवन शैली कोई साक्षात प्रत्यक्ष कारण नहीं है। आधुनिक जीवन शैली से धीरे धीरे करके हो सकता है हार्ट में कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन डायरेक्टली वो उसको प्रभावित करती हो ऐसा नहीं कहा। और प्रश्न में पूछा प्रत्यक्ष कारण। यदि कोई और बेटर ऑप्शन नहीं मिलता तो हम इसको भी चूज कर सकते थे, लेकिन इससे बेटर क्या है, एज का बढ़ना, स्लीप पैटर्न खराब हो जाना या स्ट्रेस हो जाना, ये आपके हार्ट को ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो ए सी डी, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला मैचिंग का है, इसमें पीठ दर्द जो है इसका में स्पष्ट है कि बैक पेन के लिए भुजंगासन आप कर सकते हैं। डायबिटीज वाला भी प्रसिद्ध आपका अर्धमत्स्येंद्रासन किया जा सकता है। बाकी दो में संशय है। डिस्मेनोरिया है, मेंसेस में यदि कोई दिक्कत है तो उससे पेन होता है आपको बहुत ज्यादा, उसको डिस्मेनोरिया कहा जाता है। और मोटापा, मोटापा, तो इस कारण से इन दोनों में संशय होने से इस क्वेश्चन को ही इन्होंने कैंसिल कर दिया है, इसलिए हम सही आंसर नहीं बता सकते। बचे थे आपके दो, सूर्य नमस्कार और पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन तो मुझे लगता है कि किसी में भी कोई विशेष काम नहीं कर रहा। सूर्य नमस्कार है वो दोनों में या खासकर मोटापे में तो विशेषतः लाभ करता ही है, लेकिन उन्होंने कोई सही आंसर नहीं रखा, क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न कथन कारण के रूप में है, यूमेटाइड ऑर्थराइटिस के लिए विशेष उपचार पद्धति में शुद्धि क्रिया की आवश्यकता होती है। हमने देखा था रूमेटाइड ऑर्थराइटिस एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है, जहां पर इम्यून सिस्टम के जो लिम्फेटिक सेल हैं वो ज्वाइंट्स को नष्ट कर देते हैं, ज्वाइंट्स को धीरे धीरे करके खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं। यदि उसकी उपचार पद्धति करनी है तो शुद्धि क्रिया आवश्यक है जिससे स्टिमुलेशन प्रॉपर हो पाए। क्यों है, तो कारण ये शुद्धि क्रिया रोग के मूल कारणों को दूर करती है। ये भी सही बात है कि जब तक मोर्बिड मैटर्स हैं तब तक ही रोग रहता है, ये जब तक अशुद्धि है तब तक रोग रहता है। यदि आपने शुद्ध कर दिया तो रोग के जो मूल कारण है मोर्बिड मैटर्स वो दूर हो जाएंगे। तो दोनों सही है, वो सही व्याख्या भी है। अगला भी कथन कारण का है, रजोगुण की प्रधानता वाले अनियमित आहारचर्या पर नियंत्रण रखने सहित अधिक भोजन से बचना। मतलब भाव ये है कि रजोगुण की प्रधानता वाला जो आहार है उस पर नियंत्रण रखो, मतलब उसको मत करो। अधिक भोजन से भी बचो। उचित शारीरिक श्रम के जरिए और थोड़ा सा शारीरिक श्रम भी करो तथा एक्सरसाइज करो। इन सब के जरिए डायबिटीज मेलिटिस या मधुमेह की स्थिति में योग अच्छे परिणाम दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो एक तो खाने पे ध्यान रखना है, रजोगुण की प्रधानता वाले। आहारचर्या है जो अनियमित उसको नियमित रखना है।
अधिक भोजन से बचना है, थोड़ा-थोड़ा शारीरिक श्रम भी करना है। ऐसे में डायबिटीज़ मेलिटस में योग अच्छा लाभ दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन, ये कारण नहीं है, कथन ही है, औषधि और इंसुलिन का प्रयोग कर डायबिटीज मेलिटस के मूल कारणों का उपचार, क्योर, ये मैंने पहले भी बताया था पिछली कक्षाओं में कि डायबिटीज मेलिटस को पूरी तरह क्योर करना आधुनिक साइंस नहीं मानता। उसको इतना मानते हैं कि काफी हद तक उसको ठीक रखा जा सकता है, लेकिन मूल कारणों का उपचार नहीं हो सकता। ऐसा तो ये कथन गलत हो गया कि औषधि और इंसुलिन का प्रयोग करके मूल कारणों का उपचार नहीं कर सकते। मतलब मूल कारणों को कुछ कम किया जा सकता, पूरी तरह दूर नहीं किया जा सकता। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, सी ऑप्शन सही होगा। धीरे धीरे आसन, प्राणायाम एवं शट क्रिया करने से ब्रोंकियल अस्थमा से प्रभावित पेशियां पुनर्जीवित हो सकती है। पेशियां मसल्स, हम आसन करें, मतलब एकदम से बढ़ाने नहीं है, धीरे धीरे बढ़ाओ शारीरिक सामर्थ्य के आधार पे। ऐसे ही प्राणायाम, ऐसी शटक्रिया, इन सब से हम, अस्थमा में क्या होता है, जो भी आपकी ब्रोंकियोल्स मसल्स हैं या वहां की जो भी कंपोनेंट्स हैं, वे प्रभावित होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है या डेड हो जाती है, उनको रिवाइव किया जा सकता है, पुनर्जीवित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और क्यों किया जा सकता है उसका कारण बताया कि इनके करने से अशुद्धियां दूर होंगी। आसन है, ये भी प्राणायाम है, ये भी, और विशेषकर षटक्रिया है। प्राणायाम षटक्रिया तो विशेषतया अशुद्धियों को दूर करती है और एक दूसरे का पूरक बनती है। मान लो कि प्राणायाम का आसन पूरक है, आसन का प्राणायाम पूरक है, तो एक दूसरे के पूरक बनते हुए ये शुद्धियों को लेके आते था, अशुद्धियों को दूर करती है। और अशुद्धियां दूर होगी तो जो मसल्स आपकी डेड हो गई थी वो दोबारा से पुनर्जीवित हो सकती है। तो दोनों सही है और सही कारण भी कह सकते हैं। तो इस कक्षा में इतना ही रखते हैं, बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं हम अगली क्लास में करेंगे। ओम शम।